नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 22वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित आपको सारे पार्ट्स 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा आदर्श हिंदू होटल, हिंदी हॉरर स्टोरी और अन्य लेखकों की प्रिय कहानियाँ, लोकप्रिय कहानियों का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट बटन में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 22वां अध्याय। अकेले ही जाऊंगी, इसमें असंभव बात और क्या हो सकती है। स्वर्णलता पागल है, तभी तो ऐसी अनोखी और अस्वाभाविक बात बोल उठी थी। अस्वाभाविक ही तो, विधवा बुढ़ियां गंगा घाट काली घाट करती फिरती हैं, यह जुदा बात है। सच पूछो तो वे बेवारिस है। कम उम्र की विधवाएं भी कभी कभी रास्ते पर निकलने की छूट पा जाती हैं, बशर्ते कि बुढ़ियों में मिलकर जाए। रास्ते पर यानी माने तीर्थ के रास्ते पर छोटी उम्र में ही जो सर्वस्व गवा बैठी, समाज से इतनी कृपा उन्हें मिलती है, यह समाज पर इतना सा दावा वे रखती हैं। अवश्य बुढ़ियों में सप्तरथी वैशिष्ट अवस्था में खिदमतगारी करते करते ही जाना पड़ता है। सो जो भी हो, फिर भी राजपथ पर कदम रखने का सौभाग्य है। परंतु सधवाएं ना ना, वे कुछ बेवारिस तो नहीं कि जो चाहे सो करे। फिर स्त्री और पुरुष में फर्क क्या? फिर पिछुआ खोसकर धोती ही क्यों ना पहने। इस पर भी यदि स्वर्ण बहार की नजीर कर पेश करे, यदि कहे वे सब स्त्री नहीं है इसी बंगाल की, तो उसका भी उत्तर है। जो ब्राह्मण है, क्रिस्तान है, जो सनातन धर्म त्यागी इग्विग है, जो बंगाली होते हुए भी साहब है, उन्हीं के घर की स्त्रियां जो नहीं सो करती हैं। उन्हीं के यहाँ की स्त्रियां डॉक्टर बन रही हैं, मास्टर बन रही हैं, देश सेविका बन रही हैं, समाज सुधारक बन रही हैं। झटपट वही बाजार में निकलती हैं, पिरिल करके साड़ी पहनती हैं, जूते मोजे पहनती हैं, लड़कियों के घरौंदे का छाता हाथ में लिए चलती हैं। तुम उन जैसी होना चाहती हो, वही आदर्श है। गृहस्थ घर की सब स्त्रियां अगर चौखट फैलांगे तो फिर समाज नाम का क्या रहा। लाखों लाख स्त्रियों में से दो चार क्या कर रही हैं, यही देखना है। बाकी स्त्रियां कहाँ हैं, यह देखो। प्रबोध के उस टोले के मित्र शशि शेखर के यहाँ उनके बारे में स्वर्ण नहीं जानती। आज भी उसके घर की स्त्रियां नहीं जानती कि चांद सूरज कैसा है। बहुएं कभी जेठ के सामने नहीं निकलती। शशि शेखर के बड़े भाई जब बैठक के अंदर आते हैं या 3 तल्ले से 1 तल्ले पर उतरते हैं, तो वह घंटी बजाते हुए डेग नहीं पड़ाते। उनके हाथ में पीतल की छोटी सी घंटी नहीं रहती। आखिर क्यों? इसलिए कि छोटे भाई की बहुएं अनजान रहे और असावधानता से कहो उनका मुंह ना देख लें, यह कुछ अति हो शायद। किंतु प्रबोध के जाने सुने अपने सरगों में किसके यहाँ स्वर्ण जैसा बेहयापन चलता है? सभी के यहाँ दोबिन, ग्वालिन, मछेरिन, तातिन, नाइन है। सभी के यहाँ तरकारी वाली, गोईठे वाली, चूड़ी वाली है। लेकिन उस बार स्वर्ण ने अपने यहाँ एकाएक मर्द जवान ग्वाले को ठीक कर लिया। कारण क्या? यह दूध अच्छा दुहेगा। तेरे अच्छे दूध के धत्तेरे की। प्रबोध ने फौरन ही उसे विदा कर दिया। परिमल बाबू के यहाँ की नजीर को नहीं माना। सुवर्ण को नजीर देने का रोग है और अपने दायरे को छोड़कर बाहर की नजीर देना। तर्क तो हो तो धड़ाधड़ कहती जाएगी। विधुमुखी, चंद्रमुखी, कंदमनी, गांगुली, स्वर्ग कुमारी, देवी, सरला देवी, सरोजनी नायडू, कामनी राय, ज्ञानदा नंदिनी, लेडी अबला, वसु और भी दुनिया भर का नाम। यह नहीं मानते कि ये सब उस जैसी हिंदू घर की ललना नहीं है क्या? घर बैठी वह इतनी खबर रखती है कहाँ से, कौन जाने। कभी कभी तो हैरान रह जाता है प्रबोध। उसी के घर में तो वह सदा से है, लेकिन बाहर की खबर प्रबोध से ज्यादा रखती है। टोला घूमने नहीं जाती, 10-5 सखी सहेलियां भी नहीं आती। पर आश्चर्य है, स्त्रियों का इतना जानना, विश्व ब्रह्मांड की खबर रखना अनर्थ का मूल है। उसी से संतोष जाता है, शांति जाती है, बाध्यता जाती है। अरे बाबा, अदरक के व्यापारी को जहाज की खबर से क्या? विधाता ने जब मूछ दाढ़ी देकर नहीं भेजा तो पकाओ चुकाओ खाओ पियो, पति पुत्र का सेवा जतन करो, निहात ना हो तो राम नाम लो, पराई चर्चा करो, चुक गई बला। सो नहीं बड़े बड़े बोल। लेकिन उस दिन स्वर्ण इतना कुछ नहीं कहा। यही उस सब उसका मतवाद है, जैसा ख्याल आता है। प्रबोध को कहा सुनी के मुकाबले की आशंका थी, पर स्वर्ण ने उस दिन तर्क नहीं किया, ज्यादा बोली भी नहीं। इतना ही कहा, अकेले ही जाऊंगी। प्रबोध ने भौहें सिकुड़ी, भौहों को फिर सीधा किया। उसके बाद बोला, यह तो होने की बात नहीं है। तुम्हें जाने की जब इतनी हड़बड़ी है तो पहुंचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब कि मैं आप ही जाऊंगी। यही पता देने से गाड़ी वाला ठीक ही पहुंचा देगा। पता?
प्रबोध जरा ऊंची किस्म की हंसी हंसा। ससुराल का पता मैंने जाना ही कर, जन्म में वही तो एक बार दरवाजे तक। मैं पता बताऊं? बेहद अपने बेसब्र मन को स्थिर करके स्वर्ण ने शांत गले से कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। स्वर्ण की इस स्थिरता से प्रबोध डरता है, इसलिए आब हवा को हल्का करने की नीयत से छिछोरी सी हंसी हंसकर बोला, आखिर बताएगा कौन? तुम? वही मानधता के जमाने को याद कर कर टटोल कर दिमाग खराब है? वह क्या अभी तक याद है तुम्हें? क्या कहते क्या कह बैठोगी? इतना कहना सुनना मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें गाड़ी भी नहीं बुला देनी है? मैं खुद ही रास्ते में जाकर। स्वर्ण सहसा रुक गई। गले ने दुश्मनी की क्या? प्रबोध ने देखा, एक बार इसने जब सोच लिया है तो रोका नहीं जा सकता, खास करके परिस्थिति गड़बड़ है, इसलिए अच्छा अच्छा कहते हुए निकल पड़ा। एक बग्गी ठीक कर लाया और जोर से कहा, पारू दरवाजा बंद कर ले, ठीक से बंद कर लेना, कोई कड़ा खटखटाए तो ठीक से देखना सुनना। तब तक स्वर्ण एक साफ साड़ी पहनकर नीचे उतर आई। उसकी आंखें, उसका चेहरा लाल सा, फिर भी दृढ़ गले से बोली, इतनी बात ही क्यों हो रही है? कहा तो मैं आप ही चली जाऊंगी। अब प्रबोध के दृढ़ हुआ, कहने से ही तो नहीं हो गया? कलकत्ते का रास्ता है, तिस पर मुसलमान गाड़ीवान, क्या पता कि घर ले जाने को किधर चल पड़े। स्वर्ण सहसा घूमकर खड़ी हो गई, सीढ़ी की ओर बढ़ी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। अरे बाबा, हुआ क्या? कह तो रहा हूं चल रहा हूं। नहीं नहीं। स्वर्ण सीढ़ी से ऊपर चली गई। धत तेरे की, प्रबोध ने जेरबार सा होकर कहा, मैं ही साला हर बात को चोर के कसूर में फंसता हूँ, भाड़ में जाए, मेरा क्या। उसके बाद गुड़गुड़ करके निकला। बग्गी वाले के हाथ में की कन्नी थमाकर बोला, जरूरत नहीं भैया, जाओ। वह ऊपर गया, कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोलने लगा, समझा कि मन ठीक नहीं, मगर हर बात में एक सामंजस्य रहना चाहिए, हर बात में एक सामंजस्य रहना चाहिए। अरे तुम्हारे लिए माँ बाप तो जीते जी मरे हैं, बीमारी की खबर भेजी है, यही आश्चर्य है। कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आई, नज़र भी नहीं आई कहाँ कोने में बैठी है, अपना ही तो कमरा है। फिर भी जाने धड़ल्ले से घुस पड़ने का साहस नहीं हुआ। बाहर खड़े खड़े ही कुछ देर तक सर्वोगति कही, फिर धीरे धीरे नीचे उतरकर बैठक में आकर बैठ गया। बाबूजी। बड़ी देर के बाद बकुल कमरे में आई, मानो बड़ी परेशान सी लगी। वह बोल उठी, बाबूजी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? यह आखिर कैसी भाषा? प्रबोध धोती संभालते हुए उठ पड़ा। मतलब? बकुल ने सूखे गले से कहा, कहीं देख रही हूँ, नहीं देख रही। पांव से सिर तक हिम प्रवाह बह गया। फिर भी प्रबोध ने बेटी के सामने अविचलित भाव दिखाने की चेष्टा की। छत पर बैठी हुई शायद? नहीं, छत पर देख आई। हाँ, उन लोगों ने तमाम देख लिया था। छत पर नहान घर, गोईठा, कोयले वाला कमरा, यहाँ तक कि उस गली में भी जहाँ नौकरानी बर्तन मांजती है, कहीं नहीं थी स्वर्णलता। खाट से लग गए नवकुमार, शायद हो कि आशा ही छोड़ ही बैठे हुए। उनके यहाँ खबर भिजवाकर हर पल राह देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। हवा से भी दरवाजा हिल जाता कि चौंकते, बार बार हताश होकर कहते, बहू अब आएगी, हरगिज नहीं आएगी, नहीं आएगी। वह यंत्रणा की ऐसी अनेक घड़ियां पार करके ही हताशा का बहुत बार निश्वास फेंक कर जब नवकुमार अंतिम सांस लेने को तैयार हो रहे थे तो सुना, आ गई स्वर्ण, नवकुमार की बेटी, जो कि नवकुमार के जीते जी कभी नहीं आई। नवकुमार की आंखों से आंसू ढुलक पड़ा। उन्होंने क्षीण गले से क्या कहा समझ में नहीं आया। वह फिर कुछ सचेष्ट हुए, तोड़ तोड़कर धीरे धीरे बोले, समझ में आया। वह बोले, आखिर आई। लेकिन तब जब सब समाप्त हो गया, स्वर्ण फक्का फाड़कर रो उठ सकती थी, पर वैसा नहीं किया। उसने सिर्फ सिर झुका लिया। उसने कांपते हुए होठों के दांतों से दबा लिया। नवकुमार बोले, मैं अब अधिक दिन तक का मेहमान नहीं हूँ स्वर्ण, समझ रहा हूँ कि मेरा बुलावा आ गया। सिर उठाकर स्वर्ण ने एक बार ताका और फिर सिर झुका लिया। नवकुमार ने रुकते रुकते धीरे से कहा, जानता हूँ क्षमा मांगने की बात अपनी जबान पर लाना उचित नहीं, किंतु तो भी अंतिम घड़ी में तुझसे एक बार क्षमा मांगे बिना मर भी तो नहीं पा रहा हूँ बाबूजी। स्वर्ण ने रूंधे गले से कहा, यह कहकर मुझे सजा न दे बाबूजी। सजा नहीं रे स्वर्ण, यह बिल्कुल सच्चे अपराधी की बात है। तुम्हारे लिए जो अपराध मैंने किया है। स्वर्ण और निकट खिसक आई और भी रूंधे गले से कहा, यदि वैसी ही बात है तो उसका कुछ कम दंड नहीं पाया है आपने, सो है। नवकुमार की निष्प्रभ आंखों से और एक बार आंसू बह निकले। यह झूठ नहीं, कभी कभी लगता था लघु पाप से शायद गुरु दंड ही मिला है मुझे, मगर जब तेरे जीवन को देखा तो लगा नहीं, वह दंड मेरा वाजिब पावना है। लेकिन तुझसे एक बात कह जाऊं, जो किया बिना समझे किया, जानबूझकर अत्याचार नहीं कर सका। लेकिन उस एक जनी ने यह किसी भी दिन नहीं समझा। नवकुमार थक गए, पानी के गिलास की ओर ताका। स्वर्ण पानी देने गई, नहीं दे पाई। साधन की बहू झट आगे आ गई, उनके मुंह के पास गिलास ले जाकर बोली, बाबूजी पानी पीजिए। नवकुमार ने मुंह सिकोड़ा, आधा घुट पानी पीकर गिलास को हटा दिया। बोले, यदि क्षमा कर सके अब चुप रहे बाबूजी, मैं सब समझ गई, आपका कष्ट आपका दुख सब समझ गई।
नव कुमार ने एक निश्वास फेंका, उसके बाद बोले, क्षमा मांगी, सारी जिंदगी तो मांग नहीं सका, मरने की इस घड़ी में फिर भी मैंने अपने लिए तुझे नहीं बुलाया, स्वर्ण बुलाया, यह देने के लिए। तकिए के नीचे हाथ डालकर टटोलते हुए एक भारी लिफाफा निकाला। तुझे देने के लिए इस अगोरे बैठा हूँ। स्वर्ण ने हाथ नहीं बढ़ाया। जाने किस संदेह से स्वर्ण आरक्त हो उठी। बोली, यह क्या है? स्वर्ण नव कुमार शायद समझ सके, इसलिए उन्होंने उसके संदेह को दूर किया। हंसकर बोला, घबरा मत, दस्तावेज नहीं है, दान पत्र नहीं है, चिट्ठी है, सिर्फ चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, तेरी माँ की चिट्ठी। माँ की चिट्ठी? स्वर्ण की माँ की चिट्ठी? किसके को लिखी? स्वर्ण को तो नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, होता इतना भाग्य है स्वर्ण का, क्या जाने क्या है। स्वर्ण इसलिए अपलक ताकती रही। हथेली की पीठ से आंख पहुंचकर नव कुमार ने कहा, सदा की एक बग्गी क्या सोचकर क्या करती है कोई नहीं समझता, कभी कोई संवाद नहीं देती। तेरे छोटे भैया ने उसी तरफ नौकरी कर ली है, इसी से जान पाया कि वह जिंदा है। अचानक एक बार उसी के मार्फत 2 चिट्ठियां भेजी, एक मेरे नाम और एक तेरे नाम। आपको कष्ट हो रहा है बाबूजी, एक साथ इतना ना बोलिए। नहीं नहीं रे स्वर्ण, अब मुझे कोई कष्ट नहीं, तू क्षमा कर या ना कर, मैंने तुझसे माफ़ी मांगी, इसी से मन बड़ा हल्का लग रहा है, अब मैं शांति से मर सकूंगा। हाँ, वही चिट्ठी। उस लिफाफे में एक चिट्ठी नव कुमार की, एक स्वर्ण की, एक बग्गी सत्यवती की सख्त मनाही थी। उन्होंने जीवन काल में वह चिट्ठी न खोली जाए। मरने की खबर नव कुमार को अवश्य मिलेगी और तब स्वर्ण की चिट्ठी स्वर्ण को भेज दें, अपनी आप पढ़ें। वह संवाद आ गया ना, बच नहीं पाया। स्वर्ण स्तब्ध बैठी नहीं रह सकी, एक तीखी चीख के साथ टूट पड़ी। चीख नहीं, आंत्रनाद। बाबूजी, बस सिर्फ बाबूजी कहकर एक तीव्र आंत्रनाद, उसके बाद सन्नाटा, पत्थर की मूर्ति जैसी खामोशी। बगल के कमरे में प्रबोध उस समय अपनी सलहज से पूछ रहा था, क्या हुआ था? बोली, कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य है, इसी को कहते हैं पुण्य का शरीर। मगर आपसे भी शिकायत है, जैसे भी जो भी हो, शायद आखिर माँ थी मर गई और आप लोगों ने खबर तक नहीं दी। मैं कहता हूँ आपकी ननद जी को चतुर्थी तो करनी थी। हाँ, प्रबोध आ पहुंचा। सुवर्णलता के लापता होने की सुनकर दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। शैलेज ने धीमे धीमे कहा, क्या करती कहिए। हाथ पांव बंधे जो थे, कड़ा हुक्म था, उनके मरने की खबर पाने के पहले यह चिट्ठी खोली ना जाए। आप चतुर्थी को कह रहे हैं, यह भी एक कड़ा आदेश है कि उनके लिए कोई अशौच पालन ना करे। या संन्यास ले लिया था? क्यों? प्रबोध ने कौतूहल से पूछा। नहीं, यह तो नहीं सुना। शायद यह कहा था कि घर गृहस्थी छोड़कर बहुत दिन हुए आए, उसके सुख दुख का कोई भार जब नहीं उठाया तो इतने दिनों के बाद मरकर उन सबके गले इतना बड़ा दुख का भार क्यों मर दूं। ठीक है, प्रबोध ने कहा, उनकी दुनिया के भार की बुद्धि के चलते ही तो 2-2 संसार गए। ससुर जी ने भी तो गंगा की ओर कदम बढ़ा ही दिया है। साधन की पत्नी ने कहा, यही उसी के कारण से। जैसे ही खबर मिली कि उनका काशी लाभ हुआ, ससुर जी एक बारगी टूट पड़े। सच पूछिए तो वही जो खाट पकड़ी सो अंतिम सोना ही हुआ। कविराज ने कहा, बहुत जोर, और तो और 2-4 दिन। प्रबोध को सहलज के रस का स्वाद कभी नहीं मिला, इसलिए अब बोलना बंद नहीं करना चाहता था। बात की पीठ पर बात रखकर छोड़ बढ़ाता ही गया। उसी सिलसिले में यह मालूम हुआ कि नव कुमार को रोग बता कुछ नहीं था। अभी भी इस उम्र में भी इतना खा सकते थे, खुद से बाजार गए बिना रह नहीं सकते। बाजार से साग पात लाकर कहते पकाओ और खाकर सब हजम करते थे। मिजाज बेशक तीखा था, लेकिन वह तो सदा ही था। बिहार के बाद से ही तो सुधीर बाला देखती आ रही है, मिजाज तो सदा ही चढ़ा हुआ है, परंतु स्वास्थ्य या शक्ति पत्नी के मरते ही बिल्कुल चूर हो गए। सब सुन सुनकर प्रबोध ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी भीतर भीतर इतना था। साधन की स्त्री धीरे से हंसी। प्रबोध ने कहा, ऐसा था तो पांव पकड़कर मना ले आना चाहिए था। सुधीर बाले ने सिर हिलाया। सिर फोड़ने की भी नहीं बात, स्वभाव के बारे में सुना था ना, उनके अपने बेटे के ही मुंह से सुना है, बिल्कुल ही अलग ढंग की। बेटी भी तो वैसी ही हुई है, प्रबोध ने आक्षेप करते हुए कहा। चूंकि आप है इसलिए कह रहा हूं, आपकी ननद भी हूबहू वैसी है, दुनिया से बिल्कुल बाहर। महारानी के उस मिजाज के आगे मैं तो सदा चोर हुआ सा रहता हूँ, और आप है ना मजे में। कैसे जाना? सलज हंसी। यही एक ही बार तो देखा, तो क्या पक्की रसोईदारिन हाड़ी का एक ही चावल देखकर समझ लेती है कि कैसा उबला। खैर, तो ससुर जी की हालत अब तब है, यही तो वैद्य जी ने कहा है, उम्र भी तो हो गई है। प्रबोध ने बात सुनी, हंस उठा। सो तो है, लेकिन कोई रोग बला नहीं, पत्नी शोक से ही प्राण गए, यही दुख की बात है। त्रेता युग में राजा दशरथ के प्राण पुत्र शोक से गए थे, और कलयुग में मेरे ससुर जी के पत्नी शोक से। प्रबोध रह रहकर हंसने लगा, जैसे एक बहुत बड़ी रसिकता की। ननद जी को यहाँ रख जाइएगा। जीजा जी को जमाई जनोचित जलपान से करके सलज ने पूछा। प्रबोध ने हथेली उलटकर कहा, यह आपकी ननद की मर्जी। यदि कहे कि रहूंगी तो पृथ्वी उलट जाए, बात टल नहीं सकती, और कहे नहीं रहूंगी तो पैरों पर माथा पटकने से भी नहीं।
सुधीर भला हंसी। फिर तो कहिए आप बड़े मजे में हैं। यह भी भला कहने की बात है, ऐसा वैसा मजा है। लेकिन आपको क्या लगता है आज रात ही कुछ हो हवा जाएगा? सुधीर बाला ने सिर हिलाया। बोली, आजकल में कुछ होगा ऐसा तो नहीं लगता। क्यों, एक रात भी देवी जी को छोड़कर रह नहीं सकेंगे? क्यों, आपकी बात इस उम्र में इतना? प्रबोध हाँ हाँ करके हंसने लगा। और आपकी ननद जी वैसी है ना, सिपाही सिपाही। प्रबोध के भी दुख की एक दिशा तो है। वह देखता है कि दुनिया में सभी सहज स्वाभाविक है, एक उसी बेचारे की पत्नी दुनिया से बाहर है। वह बेचारा सारा जीवन इसी दुख में घुल घुल कर मरता रहा। यह भी तो एक स्त्री है। स्वर्णलता जैसा उतना रूप ना हो, मजे की नारी सुलभ माधुरी। नारी जनोचित बातचीत, जान को चैन मिलता है। और स्वर्ण, उसकी तरफ तो जाने से ही डर लगता है। बाप बेटी में तो कभी भेंट मुलाकात नहीं, लेकिन बाप की अंतिम दशा है सुनकर बदहवास अकेली ही दौड़ी आ गई। यह भी नहीं सोचा कि गले में कितनी बड़ी दुर्भावना डाल आई। प्रबोध मानो कोई नहीं, प्रबोध को मानो पहचान ही नहीं पा रही। कौन जाने साथ जाएगी कि बाप की रोगशैया को अगोरे रहेगी, मुसीबत पर मुसीबत। एन इसी समय मातृशोक संवाद, माँ से भेंट नहीं, मुलाकात नहीं, मगर अंदर ही अंदर भक्ति का उमड़ता समुद्र। नसीबी कहेंगे। एक ही साथ माता पिता का वियोग, माँ को मरे 10-20 दिन हो गए, ना खबर ना संवाद। अब प्रबोध को ही ग्रह दशा, ग्रह क्या ऐसा वैसा, 1 लाख कहकर गई हो कि उनके मरने से छुटका ना माने, भला समाज मानेगा? अभी अभी तो प्रबोध को अपनी माँ के पास नियम कानून जानने के लिए दौड़ना होगा, उसके बाद पुरोहित के यहाँ। जीते जी तो सास ससुर ने कभी उपकार नहीं किया, मरकर कष्ट दिए जा रहे हैं। इसी को कहते हैं पूर्व जन्म की शत्रुता। प्रबोध की ओर से यह युक्ति तो है, परंतु स्वर्ण, स्वर्ण किस युक्ति से अपनी माँ को क्षमा करेगी? मरकर माँ स्वर्ण को पूज गई, पत्र पढ़कर जिसमें जवाब देने तक की गुंजाइश न रही। क्यों, माँ ने आजन्म स्वर्ण से कोई शत्रुता की है? छोड़ ही तो दिया था, मर गई स्वर्ण जान भी नहीं सकी, तो फिर चिट्ठी देकर आग लगा जाने की जरूरत क्या पड़ी? प्रबोध की आशंका निर्मूल थी। स्वर्ण ने रुकना नहीं चाहा। पिता के पैरों की धूल लेकर वह चली गई। बोली, यही अंतिम भेंट किए जा रही हूँ बाबूजी। मरा मुंह देखने का श्राप दिया था, उससे बच गई। यही अपना परम सौभाग्य है, अब नहीं आएगी। अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर स्वर्ण ने कहा, अब आकर करूंगी क्या बाबूजी? अब आने की इच्छा नहीं, जानूंगी। अभागी स्वर्ण ने एक ही दिन में माँ बाप दोनों को खो दिया। अभिमान से गला रूंध गया उसका, जैसे उस परलोक गता के पीछे दौड़ती हुई उबल पड़ने को जो जी चाह रहा है। क्यों, स्वर्ण ने तुम्हारे प्रति ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसे तुमने ऐसा दंड दिया?